Welcome everyone. I welcome you all to Manisha Upadhyay YouTube channel. In this video, we are going to discuss about a unique topic of class 12, chapter number 1, part B. तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी पार्ट बी पॉलिटिकल साइंस की बुक से रिलेटेड है। जो चैप्टर नंबर 1 है पॉलिटिकल साइंस का, अगर हम पार्ट बी की बात करें तो वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स डिवाइड कर रखे हैं सीबीएसई ने। उन्हीं में से एक टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है द कश्मीर इशू। कश्मीर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किस तरह से आर्टिकल 370 इम्पोज हुआ, उनसे रिलेटेड हुई क्या चीजें फैक्ट्स हैं और उसका क्या इशू है, उन चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री और बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि इस वीडियो के अंदर जो हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, जो हमारे मन में जो है डाउट्स रहते हैं रिलेटेड टू कश्मीर, वो सारे सॉल्व हो सके। तो आई होप इस वीडियो के एंड तक या फिर आने वाले वीडियो के एंड तक आपकी जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो सकेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर के बारे में, इसके रीजन के बारे में, इसके ज्योग्राफिकल बॉर्डर के बारे में बात करते हैं कि कश्मीर के ऊपर किस तरह के किस लोगों का कंट्रोल रह चुका है। हम ब्रीफ हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग करें तो कश्मीर जो है पहले मौर्यन एम्पायर के अंडर में रहता था। रीजन था मौर्यन एम्पायर जो थे उनका एक सबसे बड़ा रीजन माना जाता था कश्मीर। इसके बाद में ये इसके ऊपर जो है आपके जो कुशान रूलर थे उनका शासन भी यहाँ पर रह चुका है। कुशान जो रूलर्स थे उनके और उन रूलर्स के अंडर भी कश्मीर रह चुका है। उस टाइम पे ये जाना जाता था सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर बुद्धिस्ट काउंसिल। तो यानी बुद्धिस्ट स्तूपा के बहुत बड़े बड़े सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आपको एक बात भी पता होगी कि जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है वो भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। तो यानी जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है ये आपका कश्मीर में है, और जिसको एक जो है कुशान के रूलर जो थे उन्होंने ही इसको स्टैब्लिश किया था। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट हम आगे करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे, इसके बाद में कुशान रूलर्स के बाद में यहाँ पर बहुत सारे हिंदू डायनेस्टी के रूलर्स भी रह चुके हैं 5th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी के बीच में। इसके बाद में यहाँ पर द सल्तनत ऑफ कश्मीर ये स्टार्ट हुई, जिसका पीरियड था 14 to 16 सेंचुरी। ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री कश्मीर के बारे में कि कश्मीर का रीजन के ऊपर किस किस लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है। तो सबसे पहले जो है मौर्यन एम्पायर के अंडर रह चुका है। सेकंड ये जो है कुशान रूलर जो थे उन लोगों ने भी यहाँ पर कंट्रोल किया है, उन लोगों का भी राज यहाँ पर रह चुका है। और उस टाइम पर बुद्धिस्ट के बहुत बड़े काउंसिल यहाँ पर स्टैब्लिश थे। जो हमारा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है वो भी कश्मीर के अंदर है। वेरियस हिंदू डायनेस्टी, इसके बाद में बहुत सारे हिंदू रूलर्स यहाँ पर आए। इसके बाद में द सल्तनत ऑफ कश्मीर यहाँ पर स्टार्ट हुआ, जिसका पीरियड है 14 to 16 सेंचुरी। तो ये था एक ब्रीफ हिस्ट्री कश्मीर के बारे में, कि कश्मीर के रीजन के बारे में जो आज हम जानते हैं। तो क्या पिछली हिस्ट्री के अंदर भी कोई ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने यहाँ पर इस लैंड के ऊपर अपना रूल, अपना शासन किया है या नहीं किया है, उसके बारे में हमने जाना। इसके बाद में हम जानेंगे कि हम जानेंगे कि हम मुगल्स आर्मी किस तरह से कश्मीर में आई, या फिर सिख आर्मी का किस तरह से यहाँ पर रोल रहा। फर्स्ट मैसूर वॉर के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह से डोगरा एम्पायर को कश्मीर सौंपा गया था, और किस तरह से गुलाब सिंह ने कश्मीर जो है कितने रुपए में जो है उनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से छीना, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो थी एक ब्रीफ हिस्ट्री कश्मीर के बारे में कि कौन कौन से रीजन यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर सल्तनत का पीरियड स्टार्ट हुआ और चीजें खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुगल्स भी रह चुके हैं, ठीक है। मुगल्स जो रूलर थे उन लोगों ने भी यहाँ पर रूल किया है, मुगल्स का पीरियड भी है यहाँ पर। इसके बाद में जो अफगान्स हैं वो भी हैं। अफगान्स के बाद में हम यहाँ पर जो है सिख रूलर भी देखने को मिलते हैं, और सिख रूलर के बाद में हमें यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर देखने को मिलेगा, और किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पर डोगरा एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। थोड़ा सा हम जो है इनके डेट के बारे में जानेंगे। तो जो मुगल पीरियड है वो कौन सा है, कौन से पीरियड में, 1586। और जो अफगान्स हैं वो किस टाइम के हैं, वो है 1751। एंड जो सिख हैं 1890। एंड जो आपका जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जो सबसे मुगल्स भी यहाँ पर जो है अपना राज कर चुके हैं, मुगल भी अपना यहाँ पर कंट्रोल कर चुके हैं। 1586 तक इनका यहाँ पर रूल था। नेक्स्ट है अफगान। अफगान भी यहाँ पर जो है अपना रूल कर सकते हैं। तो अफगान के बहुत बड़े जो रूलर थे और जो शासक थे उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, जिनका नाम था दुरानी।
दुरानी जो थे वो अफगान के एक बहुत बड़े रूलर थे, जिन्होंने यहाँ पर जो है राज किया है, कंट्रोल किया है। इसके बाद में सिख जो थे उनका भी यहाँ पर कंट्रोल रहा है। किसके अंडर रहा है सिख के अंदर? अगर मैं सिख के किसी एक रूलर का नाम बताऊं तो कौन से ऐसे सबसे बड़े फेमस रूलर थे जिन्होंने पूरी सिख कम्युनिटी को एक साथ करा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई? तो कौन थे वो? नन अदर देन रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह के टाइम पर भी जो है यहाँ पर जो है सिख जो आपका जो कश्मीर है वो यहाँ पर रूल रह चुका है। लेकिन जब इसके बाद में रंजीत सिंह की जब डेथ हो जाती है और फर्स्ट माइसोर वॉर होता है, उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी जो है वो सिख कम्युनिटी को हरा देती है और ये जो कश्मीर है ये अपने अंडर कंट्रोल में ले लेती है। ठीक है, इसके बाद में अपने कंट्रोल में लेने के बाद में ब्रिटिश एम्पायर जो है यहाँ पर एक नए एम्पायर को स्टैब्लिश कर देती है। उस एम्पायर का नाम होता है डोगरा एम्पायर। डोगरा एम्पायर को यहाँ पर स्टैब्लिश कर देती है। तो क्या डोगरा एम्पायर एकदम नए एम्पायर थे? डोगरा एम्पायर कौन थे? देखिए, सिख कम्युनिटी के अंदर ही फ्यूडल लॉर्ड्स रहते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन फ्यूडल लॉर्ड्स का नाम था डोगरा। ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे डोगरा। ठीक है, तो सिख कम्युनिटी के अंदर ही जब सिख कम्युनिटी का यहाँ पर शासन था कश्मीर के अंदर, उनके अंदर कुछ काम करने वाले लोग थे जिनका नाम था फ्यूडल लॉर्ड्स। और फ्यूडल लॉर्ड में से ही एक कम्युनिटी थी जिसको कहते हैं डोगरा एम्पायर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट माइसोर वॉर के बाद में जब सिख कम्युनिटी को हरा देती है तो डोगरा एम्पायर को यहाँ पर रूल करने के लिए जो साम्राज्य है वो उनके हाथ में दे देती है। और ऐसा नहीं होता है कि डोगरा एम्पायर को ऐसे फ्री में ही दिया जाता है। किस तरह से उनको कितने रुपए देने पड़ते हैं, कितने अमाउंट में डोगरा एम्पायर जो है कश्मीर को ब्रिटिश एम्पायर से खरीदता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस कश्मीर के अंदर जो आज हम डिस्कस करते हैं, जिस कश्मीर की आज हम बात करते हैं, किस तरह से हिस्ट्री में वहां पर जो है अफगान से कोई आया उसने भी शासन किया, किस तरह से सिख कम्युनिटी का भी यहाँ पर शासन रहा है। ठीक है, किस तरह से फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी यहाँ पर बना। अब हम जानेंगे कि डोगरा एम्पायर जो था उसको किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है हुकूमत उनके हाथ में दी, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो सिख कम्युनिटी थी, माफ कीजिएगा, जो डोगरा रूलर थे, उनका एक शासक थे जिनका नाम था गुलाब सिंह। और आपने एक पर्सन का नाम हमेशा सुना होगा जब भी हम कश्मीर से रिलेटेड इशू के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है हरि सिंह। तो हरि सिंह कौन है? हरि सिंह जो है गुलाब सिंह के पोते हैं, इनके ही परिवार के हैं। तो गुलाब सिंह ने कितने अमाउंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है आपका जो कश्मीर है वो कितने अमाउंट में खरीदा था और कितना अमाउंट इन्होंने दिया था? तो 75 लाख। 75 लाख में जो है गुलाब सिंह ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है कश्मीर खरीदा और उसके बाद में उनका रोल वहां पर जो है स्टैब्लिश हो गया। ये थी वो हिस्ट्री कि किस तरह से डोगरा रूलर के हाथ में कश्मीर आया, किस तरह से उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से कश्मीर जो है 75 लाख में खरीदा। यहाँ तक की बात हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे आगे वाली जो चीज है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, किस तरह से जो जम्मू एंड कश्मीर है और जो हरि सिंह यहाँ के रूलर हैं, किस तरह से वो रेडी हुए भारत के साथ में जुड़ने के लिए, और उनके जुड़ने से पहले क्या विचार थे। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनके क्या व्यूज थे रिगार्डिंग इस चीज के लिए, उन चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से जो है जो हरि सिंह थे, क्या हरि सिंह एकदम रेडी थे जब उन्होंने सुना कि देश आजाद हो चुका है और उन्होंने ये जाना, उनको ये पता लगा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जैसे हरि सिंह जो जिनके ऊपर किसी प्रिंस का रूल रहा है, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके पास में 3 ऑप्शन है, पाकिस्तान ज्वाइन करने का, इंडिया के साथ ज्वाइन करने का, या फिर इंडिपेंडेंट रहने का। ठीक है जी, ये 3 ऑप्शन थे। जब इस बात की इंफॉर्मेशन हरि सिंह को लगती है तो वो ये बोलते हैं कि जी नहीं, हमें किसी के साथ नहीं जाना, हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें आजाद रहना है। ठीक है, हम किसी के साथ में अलायंस नहीं स्टैब्लिश करना चाहते, हम आजाद रहना चाहते हैं। और वो ये चाहते थे कि मैं जो भारत का जो कश्मीर है उसको स्विट्जरलैंड बनाना चाहता हूँ। ये जो हरि सिंह थे, ये उनके व्यूज थे, ये उनके विचार थे। उनके मन में ये था कि अगर मैं कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाऊंगा, हम इस तरह से इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं कि हम आगे जाके किसी के साथ में विवाद में नहीं पड़ना चाहते, ना पाकिस्तान के साथ में ना भारत के साथ में। तो भारत जब आजाद हुआ और जब प्रिंसली स्टेट के पास में 3 ऑप्शन थे, इधर टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया,
और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो इन्होंने इस तीसरे ऑप्शन को चुना, टू रिमेन इंडिपेंडेंट, यानी आजाद रहने का। ये विचार थे प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर थे हरि सिंह उनके। अब आगे जानेंगे कि किस तरह से सरकमस्टांसेस चेंज हुए और भारत के साथ में कश्मीर जुड़ा, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो जो इवेंट्स है 1947 का ही, उससे ही हम थोड़ा सा शुरुआत करेंगे। तो कुछ चीजें तो मैंने आपको बता दी आजादी के बाद, ठीक है, कि किस तरह से प्रिंसली स्टेट्स के बाद में ऑप्शन था। अब मैं आपको इसमें मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बताना चाहूंगी कि किस तरह से उनके विचार थे इस चीज को लेकर। देखिए, तो आपको पता ही है कि जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने टू नेशन थ्योरी स्टार्ट की थी। टू नेशन थ्योरी स्टार्ट की थी। टू नेशन थ्योरी का मतलब ये था कि वो चाहते थे कि वो ये उनके विचार थे कि जो मुस्लिम और इंडियन कम्युनिटी है उनको अलग अलग देश देना चाहिए, यानी जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान बन जाएगा और जो भारत में हिंदू है वो हिंदुस्तान बनेगा। वो इन दोनों समुदाय को कम्युनिटी मानते ही नहीं थे। वो बोलते थे कि ये दो समुदाय हैं, इन दोनों समुदाय को अलग अलग देश मानना चाहिए। मैंने क्यों इस वर्ड को यहाँ पर यूज किया, टू नेशन थ्योरी का, और क्या लिंक है इस टू नेशन थ्योरी का कश्मीर के इशू से। देखिए, जब गुलाब सिंह का यहाँ पर रूलर आता है और हरि सिंह के बाद, गुलाब सिंह के बाद में उनके जो पोते हैं, जो उनके आने वाले वंशज है, जो हरि सिंह है, उनके कब्जा आता है, उनका कंट्रोल होता है कश्मीर के ऊपर। तो अगर हम कश्मीर की ओवरऑल जनता की बात करें, वहां पर मेजोरिटी की बात करें कि वहां पर कितनी मेजोरिटी जो है मुस्लिम रह चुके हैं, तो माना जाता है कि वहां पर 80% मुस्लिम लोग थे। 80% वहां पर मुस्लिम कम्युनिटीज थी। 80% वहां पर मुस्लिम कम्युनिटीज थी, ठीक है। तो इस वजह से जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि जब वहां पर जो है 80%, 70 से 80% जो कम्युनिटी है वो मुस्लिम है, तो जो हरि सिंह है उनको जो है पाकिस्तान के साथ में जुड़ना चाहिए। इस तरह की कुछ बात जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी। लेकिन महाराजा हरि सिंह इस बात को लेकर बिल्कुल भी रहने थे। उन्होंने बोला कि हम किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहते। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर कही, आपके जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनको एक बात जरूर कही, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया, ठीक है। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। उस एग्रीमेंट का नाम है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के अंदर हरि सिंह ने हरि सिंह जो थे महाराजा या रूलर थे कश्मीर के, उन्होंने क्या कहा उनको, मोहम्मद अली जिन्ना को, कि जो ट्रेड है, जो हम आपके साथ में व्यापार करते हैं, वो हम कंटिन्यू रखेंगे। यानी जो ट्रेड है जो हम आपके साथ में करते हैं वो हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन ये जो ट्रेड है ये हम इंडिया के साथ भी कंटिन्यू रहेंगे, भारत के साथ भी हम इसी तरह से व्यापार करते रहेंगे। लेकिन अगर आप हमें ये बोल रहे हैं कि हम जो है पाकिस्तान ज्वाइन कर ले, अगर हम पाकिस्तान ज्वाइन कर ले तो वो गलत है। हम पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करेंगे। हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के तहत आपके साथ में जो व्यापार है, जो ट्रेड है, जो पॉलिसी है, उनको कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन ना तो हम भारत के साथ जुड़ रहे हैं और ना ही हम पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं। इस बात का बहुत ज्यादा जो है गुस्सा आ जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। अब इसके बीच में मैं आपके सामने कुछ एक ऐसा टॉपिक भी लेकर आना चाहूंगी, कुछ आपको बताना चाहूंगी कि क्या महाराजा हरि सिंह के खिलाफ भी किसी पर्सन ने आवाज उठाई? क्या वो आवाज उठाने वाला पर्सन आज भारत के प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ी पार्टी के नाम से जाना जाता है? क्या उस पर्सन के नाम से कोई आज के टाइम पर पार्टी स्टैब्लिश हुई? कौन थे वो पर्सन जो महाराजा हरि सिंह के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई थी? उनके बारे में हम बताएंगे। देखिए, अगर मैं हरि सिंह की रूलर के बारे में बताऊं, उनके जो उनका लाइफ स्टाइल या फिर उनके बारे में बताऊं कि किस तरह के वो शासक थे, तो आपने वो एकदम जो है डिक्टेटर टाइप थे। महाराजा हरि सिंह जो थे वो एकदम डिक्टेटर टाइप थे। उनको सिर्फ अपनी जो लाइफ है, अपना जो लाइफ स्टाइल है, उसको मुझे किस तरह से इम्प्रूव करना है या फिर किस तरह से अपना वे ऑफ स्टाइल को मैं एनहेंस कर सकता हूँ, वो केवल उसी चीज के बारे में सोचते थे। जनता का क्या मत है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो किस कंडीशन से गुजर रही है, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। उनको कोई मतलब नहीं था कि जो जनता है उसको क्या प्रॉब्लम है, वो उनको सिर्फ अपनी वे ऑफ लाइफ से मतलब था। उसी टाइम पर एक पर्सन थे जिनका नाम है शेख अब्दुल्ला, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है। तो जो शेख अब्दुल्ला थे वो चाहते थे कि हरि सिंह जो है भारत के साथ जुड़ जाएं, और वो हरि सिंह के खिलाफ जो है आवाज उठाई थी शेख अब्दुल्ला ने। और शेख अब्दुल्ला कौन है? वन ऑफ द कोर फाउंडर ऑफ द पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है उसके फाउंडर माने जाते हैं,
ये इनकी पार्टी का नेम है, ये फाउंडर हैं इसके। तो शेख अब्दुल्ला ने जो है हरि सिंह के खिलाफ आवाज उठाई। ये हमेशा इनके खिलाफ मूवमेंट भी चलाते थे कि आप जो है एजुकेशन के बारे में नहीं सोचते, आप जो यूथ है उसके बारे में नहीं सोचते, आप जनता के विचारों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो आजादी से 1-2 साल पहले भी इन्होंने कुछ मूवमेंट्स चलाए हैं। और शेख अब्दुल्ला वही हैं जो आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, ठीक है, आज जो फारूक अब्दुल्ला संभाल रहे हैं, ठीक है, उनकी ही कोर फाउंडर माने जाते हैं शेख अब्दुल्ला, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है आज की, उसके कोर फाउंडर माने जाते हैं। तो अब आगे जानते हैं कि देखिए 1931 की अगर मैं बात करूं, 1931 की मैं अगर बात करूं तो इस टाइम पर भी जो है शेख अब्दुल्ला ने यहाँ पर जो है एक मूवमेंट चलाया था, एक आंदोलन चलाया था, एक आंदोलन की यहाँ पर बात करी थी, ठीक है। और इस आंदोलन में शेख अब्दुल्ला का साथ देने वाले कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी दोनों यहाँ पर एक साथ में थे। तो ये भी माना जाता है कुछ हिस्टोरियंस के व्यूज के हिसाब से कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक फ्रेंड थे शेख अब्दुल्ला के। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है, फैक्ट्स में लिखी हुई है कि आगे जाके जब शेख अब्दुल्ला को 11 साल के लिए जेल में डाला जाता है तो वो यही होते हैं। लेकिन शेख अब्दुल्ला हमेशा से हरि सिंह के खिलाफ रहे हैं। वो चाहते थे कि एक यहाँ पर डिक्टेटर ना हो, लोगों की प्रॉब्लम को सुनने वाला भी कोई ना कोई हो। और यही विचार थी कांग्रेस के। कांग्रेस भी चाहते थे कि यहाँ पर इस तरह का कुछ शासन हो जो लोगों की बात के बारे में सुने, सेल्फ रूल के बारे में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बात करती थी। तो ये तो मैंने आपको बताया एक वो पॉइंट जिनको मेरे को आपको बताना था कि क्या हरि सिंह के खिलाफ भी कभी किसी ने कोई व्यूज उठाया है, कोई विचार उठाया है। तो बिल्कुल हरि सिंह के खिलाफ जो है शेख अब्दुल्ला जो फाउंडर माने जाते हैं आपके इस कॉन्फ्रेंस पार्टी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, इन्होंने आवाज उठाई थी। शेख अब्दुल्ला का साथ देने वाले थे वन ऑफ द जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है भारत की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो लोग भी इनके साथ थे, ठीक है जी। तो ये मेरे को आपको समझाना था कि क्या था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। अगर हम थोड़ा सा आगे चले तो 1947 में जो प्रिंसली स्टेट के पास में 3 ऑप्शन होते हैं, ईदर टू ज्वाइन इंडिया, पाकिस्तान एंड रिमेन इंडिपेंडेंट। तो महाराजा हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहने का विचार मानते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं कश्मीर को आजाद देखना चाहता हूँ, मैं कश्मीर पे रूल करना चाहता हूँ, मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन करते हैं वो, और बोलते हैं कि जो ट्रेड पॉलिसी है मेरी पाकिस्तान के साथ में वो मैं कंटिन्यू रखूंगा, भारत के साथ भी कंटिन्यू रहूंगा। लेकिन जो इन दोनों देश का जो सपना है, ये सोचते हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ जुड़ जाऊं या इंडिया के साथ जुड़ जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। ये विचार थे आपके महाराजा हरि सिंह के। लेकिन इसके बाद हिस्ट्री के अंदर ऐसा क्या हुआ कि भारत के अंदर जो है, भारत के साथ जो है कश्मीर जुड़ गया, और किस तरह से इंडिया के साथ में इंडिया के साथ में जो जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है वो किस तरह से जुड़ा, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे आप पाकिस्तान के नेचर को जानते हैं, ठीक है, ये जब सारी चीजें हुई, जब स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट हुआ, तो इसके बाद में जो आपके फाउंडर अगर मैं कहूँ पाकिस्तान के, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, तो शांत बैठने वालों में से तो नहीं थे, ठीक है। उनके मन में ये आया कि 80 to 90% जो पॉपुलेशन है कश्मीर के अंदर वो मुस्लिम है, तो क्या दिक्कत है इन लोगों को अगर ये पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर हम 2 नेशन थ्योरी की बात करें तो 2 नेशन थ्योरी किस बारे में बात करती है? 2 नेशन थ्योरी इसी बारे में बात करती है कि जिसमें जो मुस्लिम समुदाय है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो पाकिस्तान बनेगा। तो इस हिसाब से जो है जो जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है वो पाकिस्तान के साथ में जुड़ना चाहिए। ये विचार मोहम्मद अली जिन्ना के थे और यही बातें उनके दिमाग में उस टाइम पर चल रही थी। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि अभी तो हरि सिंह मानेगा नहीं, ठीक है, वो एकदम रूल करेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, और ना उनका पेशेंस था। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बिल्कुल रेडी थे। उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो हम आपको 1 साल का टाइम दे रहे हैं। इस 1 साल के टाइम के अंदर जो है आप सोच लीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तो रेडी हो जाते हैं, वो पेशेंस रखते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको जो है अपने अंडर में कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेशेंस नहीं होता है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर सब्र नहीं होता है। उनको लगता है कि हमसे पहले ही भारत इनके साथ में जुड़ जाएगा तो फिर हमारी हार हो जाएगी। तो ये सारी बातें जो है मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में चलती रहती है, और इन्हीं बातों की वजह से वो एक काम करते हैं कश्मीर के अंदर, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो कश्मीर के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बहुत सारे वायलेंस होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो कश्मीर के अंदर ऐसा क्या होता है? तो कश्मीर के अंदर एक रीजन होता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो
जो मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं वो अपने कुछ रिबेलियंस भेजते हैं, जिनको कहते हैं पाश्तून रिबेलियन। ये पाश्तून रिबेलियन जो होते हैं वो किस जगह से आते हैं? अफगानिस्तान से। ये अफगानिस्तान से जो लगा हुआ बॉर्डर है वहां के वो होते हैं पाश्तून। और ये जो पाश्तून रिबेलियन होते हैं ये कश्मीर के अंदर आकर अटैक करने की कोशिश करते हैं, कश्मीर के अंदर आकर अटैक करते हैं। और इनको भेजने वाला कौन था? कौन इनको सेंड करता है? इनको सेंड करता है पाकिस्तान। और किस तरह से सेंड करता है? भेजता भी है और इनकी हेल्प करता है। किस चीज से? जो वेपन्स होते हैं उनसे इनकी हेल्प करता है। ठीक है, तो उस टाइम पर ये कश्मीर के अंदर आते हैं, जो कश्मीर की जो वैली है उसके ऊपर आकर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। और फिर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत ज्यादा वायलेंस होता है। ठीक है, और कश्मीर के अंदर भेजने वाले ये माना जाता है, यूनाइटेड नेशन ने भी आगे जाकर ये मान लिया था कि ये जो फेस्टून थे, ये जो कबीले थे जिन्होंने हमला किया कश्मीर के ऊपर, ये इनको भेजने वाला आपका कोई और नहीं पाकिस्तान ही था। और पाकिस्तान ने इनको जो है कश्मीर के अंदर भेजा। ठीक है, और इन लोगों ने कश्मीर की वैली के अंदर आते ही बहुत ज्यादा वायलेंस किया, बहुत सारा मास मर्डर किया, लूटपाट की और पूरा तरह से जो है जो कश्मीर का जो पीस था उसको हिला दिया। इसके बाद में महाराजा हरि सिंह जो होते हैं वो इंडिया से हेल्प मांगते हैं कि आप जो है हमारी मदद कीजिए। लेकिन उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और जितने भी हमारे ऑनरेबल पर्सन होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है, भारत आपको इंडियन आर्मी की हेल्प प्रोवाइड करेगा और इन सारे फास्टून जो भी कबीले हैं जो अटैक कर रहे हैं इनको भगा देंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसको साइन करके भारत के साथ में जुड़ना होगा। तो इस तरह से जो है जो महाराजा हरि सिंह होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये वो प्रक्रिया थी कि जिस तरह से भारत के साथ में जम्मू एंड कश्मीर जुड़ा। लेकिन इससे रिलेटेड एक और बात है कि क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से जो ये फास्टून रूलर में के बारे में बात कर रही हूँ, जो कबीले थे, ये जो काफिला था जो अटैक करने के लिए आया था, इनके पीछे की क्या हिस्ट्री है मैं अगली वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगी। प्लस इससे आगे जो कश्मीर के अंदर इशू हुआ उसके भी बताऊंगी। और भारत के साथ में जुड़ने के बाद में मोहम्मद अली जिन्ना या पाकिस्तान का क्या रवैया था, किस तरह से उन्होंने बिहेव किया या किस तरह से उन्होंने जो है अपनी बात रखी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उस चीज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री कश्मीर के बारे में, किस तरह से भारत के साथ में कश्मीर जुड़ा। इसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इससे रिलेटेड हुए आगे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो टिल देन थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन थैंक यू सो मच।